पांच के पंच में आपको हम आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा प्रशांत किशोर के पास कितने करोड़ की संपत्ति है। मैं आपको बताऊंगा बांकीपुर में बीजेपी का क्या है बड़ा प्लान। अगली खबर में बात करेंगे चारा घोटाला केस में लालू यादव को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत के बारे में। मैं आपको बताऊंगी भरत तिवारी केस में 3 गवाहों ने खोले कई राज। 5 के पंच के आखिर में बात बंटी मर्डर केस में तगड़े एक्शन की। बांकीपुर उपचुनाव से पहले नामांकन के दौरान जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। 49 साल के पीके 198 करोड़ के मालिक हैं। उनके पास 96 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी जाह्नवी दास के पास करीब 112 करोड़ की संपत्ति है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के नाम पर 22 करोड़ 19 लाख की चल, 73 करोड़ 87 लाख की अचल संपत्ति है। यह कुल मिलाकर 96 करोड़ 7 लाख रुपए होती है। उन पर 5 करोड़ 77 लाख का कर्ज भी है। वहीं प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी दास के पास 89 करोड़ 51 लाख की चल और 12 करोड़ 42 लाख की अचल संपत्ति है। प्रशांत किशोर को उनकी पत्नी जाह्नवी ने 41 लाख रुपए दिए हैं। पीके के पास में कोई कार नहीं है। वहीं अगर बात आभूषणों की करें तो प्रशांत किशोर के पास 1,35,000 रुपए की सोने की अंगूठी है। उनकी पत्नी के पास 64,12,000 रुपए के सोने के आभूषण और 46,000 रुपए के चांदी के जेवरात हैं। पीके ने हलफनामे में बताया है कि उनके पास वेदास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में 100% कंट्रोलिंग शेयर भी है। उन्होंने शपथ पत्र में यह भी साफ किया है कि 2024-25 में जनसुराज को 85 करोड़ का चंदा दिया। जनसुराज फाउंडेशन को 50 लाख दिए। जॉय ऑफ गिविंग को 2 करोड़ 75 लाख 2023-24 में दिए। पीके के नाम पर बिहार के रोहतास में एक बंद चावल मिल भी है। दिल्ली में एक फ्लैट, गाजियाबाद में 2 फ्लैट और पैतृक संपत्ति में भी उनकी हिस्सेदारी है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर गुवाहाटी में कई प्रॉपर्टीज हैं और नोएडा के जेपी ग्रीन्स में एक फ्लैट रजिस्टर्ड भी है। उनकी और उनके परिवार की संपत्ति करीब 200 करोड़ रुपए बताई गई है, जो बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा से 900 गुना ज्यादा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका परिवार सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के इंटरेस्ट ब्याज से ही हर महीने करीब 5 लाख रुपए कमा रहा है। पीके के समर्थकों का कहना है जो भी पैसा है वो लोगों के सामने है और इसमें एक भी काली कमाई नहीं है। ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। उम्मीदवार बदलने के झटके से उभरकर बीजेपी अब फुल फॉर्म में आ चुकी है। सोमवार की शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना पहुंचे। आते ही बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया। नितिन नवीन के आवास पर बूथ अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। नितिन नवीन इसी माइक्रो लेवल मीटिंग के लिए जाने जाते हैं। यही जमीनी ताकत उनकी लगातार जीत का आधार रही थी। एनडीए के घटक दल भी बीजेपी की जीत के लिए कमर कस चुके हैं। एनडीए की एकता देखते ही बन रही है। दोस्ती का आलम यह है कि जदयू के दफ्तर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भाषण कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के नामांकन के समय सभी 5 सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्ष तक मौजूद थे। एनडीए की इसी एकजुटता से कार्यकर्ताओं में जोश हाई देखने को मिला और जीत के दावे ठोके जा रहे हैं। नीरज सिन्हा के प्रचार में एनडीए का पूरा परिवार ताकत लगाए हुए है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, वहीं लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और रालोमा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए उतर गए। 5 दलों की ताकत से बीजेपी अब पहले से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के बाद चुनाव प्रचार अभियान और तेज हो गया है। बीजेपी का मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता से है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को नामांकन के बाद प्रशांत किशोर रोड शो करते हुए छजुबाग गोलंबर के पास पहुंचे तो वहां पहले से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार अभियान चला रहे थे। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा खुद जमीन से जुड़े नेता हैं। वो पहले बीजेपी के बूथ स्तर के संगठन के अध्यक्ष थे, फिर मंडल अध्यक्ष बने।
मंडल अध्यक्ष जैसे प्राथमिक पद पर रहते हुए उन्हें विधायकी का टिकट मिला है। वो बांकीपुर की आम जनता से जुड़े हुए नेता बताए जाते हैं। प्रचार के दौरान आम लोग उनका समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने और सजा पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। ये मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई जल्द पूरी करे। दरअसल लालू यादव और अन्य आरोपियों को चारा घोटाला मामले में साल 2018 में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अदालत में अपील दायर की थी, लेकिन ये अपील अब तक हाई कोर्ट में लंबित है। मामले की सुनवाई पूरी ना होने के चलते कोर्ट ने साल 2021 में लालू यादव को जमानत दे दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि जब तक अपील पर फैसला नहीं आता तब तक उन्हें जमानत पर रहने की इजाजत होगी। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस जमानत को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इतने लंबे समय से चली आ रही जमानत में दखल देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो लालू यादव और अन्य आरोपियों की सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई अगले 6 महीने के अंदर पूरी करे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जमानत बरकरार रखी और दूसरी तरफ हाई कोर्ट को समय सीमा तय करके अपील जल्द निपटाने का आदेश भी दे दिया है। बिहार के भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच आगे बढ़ रही है। सोमवार को जांच आयोग के सामने 3 अहम गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। इनमें भरत तिवारी की बड़ी भाभी सुमन देवी, प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले सत्यनारायण चौधरी और मंटू कमकर शामिल रहे। सुनवाई के बाद सुमन देवी ने मीडिया से कहा कि आयोग ने उनसे करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनसे घटना के पूरे क्रम, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और उस दिन की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार जवाब दिया। सुमन देवी का दावा है कि घटना के समय वो मौके पर मौजूद थी। उन्होंने आयोग के सामने कहा कि उन्होंने अपने आंखों के सामने भरत तिवारी को गोली लगते देखा। उनका आरोप है कि परिवार के लोगों को भरत से मिलने या बात करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि घायल होने के बाद भरत को एम्बुलेंस से नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। सुमन देवी ने भी कहा कि अगर पुलिस चाहती तो भरत तिवारी को जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरे गवाह सत्यनारायण चौधरी ने भी आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी वही बातें बताई जो उन्होंने घटना के दौरान देखी। उनका कहना है कि उन्हें न्यायिक जांच पर पूरा भरोसा है और सच बोलने की वजह से उन्हें किसी तरह का डर नहीं है। सोमवार को तीसरे गवाह मंटू कमकर ने भी आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। आयोग अब तक इस मामले में 5 लोगों के बयान दर्ज कर चुका है। इससे पहले भरत तिवारी के माता पिता की गवाही हो चुकी है। परिवार की ओर से भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का बयान दर्ज होना बाकी है। इसके बाद आयोग मामले में जुड़े दूसरे लोगों से भी पूछताछ करेगा। सभी गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों की जांच के बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर अपहरण के बाद हुए बंटी यादव मर्डर में अब एसएसपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए लापरवाही बरतने वाले 3 एएसआई समेत कुल 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर पिछले हफ्ते करबेगिया के बंटी यादव को पटना जंक्शन के पास से अगवा कर लिया गया था। फिर पुलिस को उसका शव अथमल गोला में सड़क के किनारे एक खेत के पास मिला था। मामले में लापरवाही बरतने और वक्त पर एक्शन न लेने के आरोप में 3 एएसआई और 1 जवान समेत कुल 4 पुलिस वालों पर एसएसपी ने ये एक्शन लिया है। इन चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया है और शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि किडनैपिंग के वक्त पुलिस वाले घटनास्थल के आसपास मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वक्त पर कोई एक्शन नहीं लिया। बताया यह भी जा रहा है कि सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने विभागीय जांच के आधार पर यह एक्शन लिया है। जिन पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है उनमें एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, एएसआई अवधेश कुमार, एएसआई वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद को फौरन प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बंटी यादव के अपहरण के वक्त
ये पुलिसकर्मी उस वक्त वहां करीब में ही मौजूद थे, यानी इनकी भी मिलीभगत है। इसके बावजूद वक्त रहते इन्होंने जरूरी कार्रवाई नहीं की, जिससे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। अब सस्पेंड किए गए पुलिस वालों को 3 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है। विभागीय जांच अगर आगे जारी रहती है और जवाब के आधार पर अगला जो कार्रवाई है वो भी होगी। बंटी यादव का 6 जुलाई को अपहरण हुआ था। इसके 5 दिन बाद अथमल गोला थाना क्षेत्र से ही उनका शव बरामद हुआ। घटना के बाद से ही पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठ रहे थे और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ लोग बंटी से मारपीट करते और फिर उसे अगवा करते हुए नजर आ रहे थे। बंटी के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि बंटी इलाके में जो सेक्स रैकेट है उसका विरोध कर रहा था, इसलिए उसे अगवा करके मार डाला गया। अब इस मामले में लापरवाही को लेकर पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के बाद ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। फिलहाल पुलिस इस मर्डर और साजिश और किडनैपिंग के साथ साथ इस मामले में दूसरे पुलिस वालों की भूमिका के लेकर भी जांच कर रही है और अब इस मामले में पप्पू यादव की भी एंट्री हुई है, वो भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ 5 के पंच में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।